नमस्कार दोस्तों, आपका प्रदीप की पाठशाला में स्वागत है। आज हम करंट अफेयर का सेशन डिस्कस करेंगे। 22 दिसंबर की करंट अफेयर्स और उससे जो एसोसिएटेड हर जीके है, जीएस बोलते हैं हम जिससे, उसको 360 डिग्री कवर करने की कोशिश करेंगे। जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ प्रदीप की पाठशाला में और आपकी जर्नी को बहुत ही स्मूथ बना देगी ये प्लेटफॉर्म। 22 दिसंबर 2025 करंट अफेयर अब हम डिस्कस करेंगे। सर, एक न्यूज़ है मनरेगा से रिलेटेड। मनरेगा को अब खत्म कर दिया गया है और नया बिल लाया गया है और उसको पास कर दिया गया। प्रेसिडेंट ने उसको सहमति दे दी है। असेंट मतलब होता है सहमति। इसको टॉपिक को हमने बिल्कुल होलिस्टिक तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, वहां पर मनरेगा को कैंसिल करके नया बिल लाया गया था और मैंने उसके बारे में सब कंप्लीटली बताया है आपको। उस वही सब दे रखा है इसमें, इस न्यूज़ में। ये अब आती रहेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप जाके देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है, और उसके नोट्स बनाइएगा तो आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा। क्यों तमिलनाडु सरकार इसको बोल रही है कि रिकॉल करो इस बिल को, क्योंकि मैंने बताया था आपको 60-40 का रेशो है। 60 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40 स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जो कि पहले से बहुत ज्यादा है। पहले कुछ और होता था मनरेगा में शेयर स्टेट गवर्नमेंट को, अब बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इसको अपोज कर रही हैं। तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। और सर, ये क्या है, ये क्या लिख रखा है मैंने? जो डेली न्यूज देखता है मेरी करंट अफेयर की, उसको पता होगा कि ये क्या है। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, आप बताइएगा थोड़ा सा, क्या बनाया जाता है इस दिन? 1 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे। 10 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे। 2 तारीख को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। हमने किया था 2 और 3 को भोपाल भोपाल गैस ट्रेजेडी, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, मैंने बताया था सर आपको। 16 दिसंबर को विजय दिवस। 24 दिसंबर को क्या था? विजय दिवस को 1971 की लड़ाई जीती थी हमने। 24 दिसंबर को क्या हुआ था बताइए? आप याद करने की कोशिश कीजिए, आप याद करने की कोशिश कीजिए सर, तभी आपको रिवाइज किया हुआ तो आपको याद रहेगा। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं सर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था उस दिन। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, वाजपेयी जी का हैप्पी बर्थडे था। तो 1 को वर्ल्ड एड्स डे, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे। हमने किया था 10 राइट है बस तेरे पास। 2 और 3 की रात आपको याद है, मिथाइल आइसोसाइनेट, भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है 2 तारीख को। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी होंगी, मैं बार बार आपको रिवाइज कराता रहूंगा, याद कराता रहूंगा। 25 तारीख को गुड गवर्नेंस डे। तो सर, इसमें आपको 1 तारीख और ऐड करनी है, 22 दिसंबर, नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे ये। तो उस दिन का हैप्पी बर्थडे था, तो 22 दिसंबर इसलिए बनाया जाता है और आपको याद रखना है। दिसंबर में 1 तारीख और याद रखनी है, 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो कैसे याद रखो? भाई मैथ पढ़ा क्या? भाई मैथ पढ़ा क्या? भाई मतलब भाई 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 मैथ पढ़ा क्या आपने? तो आप ऐसे ही याद रखिए, मैंने इसको ऐसे ही याद किया था। ठीक है। और श्रीनिवास रामानुजम के से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आया क्या कभी? तो आया सर, यूपीएससी ने पूछा था इस मूवी के बारे में, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ये मूवी है, बहुत शानदार मूवी है, हॉलीवुड की मूवी, आप जाके देखिएगा। तो ये क्वेश्चन था वो, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इज बेस्ड ऑन द बायोग्राफी ऑफ रामानुजन। ठीक है ना सर? श्रीनिवास रामानुजन। तो हम जितने भी क्वेश्चन जहां भी आए हैं प्रीवियस ईयर के, जो मैंने एग्जाम दिए हैं, मेरे को याद रहता है कि ये क्वेश्चन वहां पे आया है, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और यही एक्स फैक्टर है इस प्लेटफॉर्म का जी। 22 दिसंबर को और क्या याद रखना है सर? शॉर्टेस्ट डे लेंथ। और लॉन्गेस्ट कब होती है? 21 जून को। एसएससी एचएसएससी कभी कभी पूछ लेती हैं ये चीजें आज भी। 21 जून को लॉन्गेस्ट डे बनाया जाता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। छोटा दिन होता है तो मतलब रात सबसे लंबी होगी सर इस दिन। ठीक है ना? और 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी इसी दिन मनाया जाता है, 21 जून को। 21 जून को हम एक चीज और याद रखेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। पहली बार कब बनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? 2015 में बनाया गया था। ये चीज याद रखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में 2015 पूछा गया है। 21 जून भी बहुत बार पूछा गया है, लेकिन 2015 भी आपको याद रखना कि पहली बार कब बनाया गया है। ठीक है सर? फादर ऑफ योगा किसको बोलते हैं? महर्षि पतंजलि को फादर ऑफ योगा बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूज हम पढ़ते हैं कि क्या है कि इंडिया ने ना एक देश के साथ एक साइन किया है, मोमेरेंडम। उस किस देश के साथ किया है? अर्जेंटीना के साथ MOU साइन किया है सर, अर्जेंटीना के साथ किया है। क्या होगा उससे? वो रिसर्च को बूस्ट करेंगे, टू बूस्ट रिसर्च। किस फील्ड में? एग्रीकल्चर में।
एग्रीकल्चर में रिसर्च को बूस्ट करने के लिए एमओयू साइन हुआ है दो देशों के बीच में, इंडिया और अर्जेंटीना। तो ये किस क्या बोलेंगे इसको, एग्रीकल्चर वर्क प्लान 2025-27। तो जो अर्जेंटीना के पास जो अच्छी टेक्नोलॉजी है हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वो सब बातें होंगी इसमें, कैसे फार्मर्स की फिर इनकम एनहेंस हो सकती है, कैसे प्रोडक्टिविटी एनहेंस हो सकती है। तो उस चीज को लेकर ये एमओयू साइन हुआ है। तो आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, ये थोड़ा सा आ सकता है क्योंकि एग्रीकल्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके सर। एक अगला, अब मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मेरे को क्या इंपॉर्टेंट लगा कि एसएसबी, सीमा सशस्त्र बल, सीमा सशस्त्र बल है जो, उसका फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन था। तो फिर मेरे को वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो मेरे को लगा कि सीमा सशस्त्र के बल के बारे में पढ़ाया जाए। फिर उससे रिलेटेड लगा कि थोड़ी चीजें और बताई जाएं ताकि आपका एक होलिस्टिक कंप्लीटली ये टॉपिक कवर हो जाए जो एग्जाम में आता है। तो सुनिएगा सर, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये अपनी फुल फॉर्म लिख लीजिए। ये इसके नीचे 7 विंग्स हैं। सीएपीएफ के अंडर कितनी है, 7। और ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे सीएपीएफ आती है। और सीएपीएफ में 7 होती हैं। तो 7 में उनका काम क्या क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी का, इंटरनल सिक्योरिटी का, स्पेशल टास्क फोर्स, इन तीनों में हमने क्लासिफाई कर दिया। तो सर समझ नहीं आया, थोड़ा आराम से बैठिए। बॉर्डर सिक्योरिटी कौन करेगा, असम राइफल्स, बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स। ये चारों आपने सुनी होगी, बीएसएफ तो जरूर सुना सबने, किसी और ने कुछ नहीं सुना तो असम राइफल्स और बीएसएफ तो जरूर सुना होगा। ये है क्या सर, ये सीएपीएफ के अंडर आती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। और सीएपीएफ के नीचे एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ओके, जो बॉर्डर को वो करती हैं, सिक्योर करती हैं। सर इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर क्या आता है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ है। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म सर, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आई का मतलब क्या है यहाँ पर, इंडस्ट्रियल। और सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके सर। स्पेशल टास्क किसको दिया जा गया सर, एनएसजी, आपने सुना होगा एनएसजी कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसकी ये है। तो ये स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी बना लीजिए। क्या है, सबसे ऊपर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे क्या आएगा, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसकी कितनी विंग्स है, 7। डायरेक्ट पूछ लेंगे कभी ना कभी। तो 7 कौन कौन सी है, 4 इधर है, 2 इधर है और 1 इधर है, 4 + 2 + 1, ठीक है। अब हर को सीक्वेंस में पढ़ते हैं, असम राइफल के बारे में, फिर बीएसएफ के बारे में, फिर एसएसबी के बारे में, फिर आईटीबीपी के बारे में। ओके सर। असम राइफल्स कहाँ सिक्योर करती है, बॉर्डर को सिक्योर करती है, हमें पता है, लेकिन कौन से बॉर्डर को, इंडो म्यांमार, इंडो म्यांमार को सिक्योर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा आपको पता है, थोड़ा वोलाटाइल रीजन है वो, वहां पर पीस एस्टेब्लिश करती है। इसकी खास बात क्या है असम राइफल्स के बारे में, और क्या याद रखें, ये ओल्डेस्ट सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ओल्डेस्ट है, 1835 में बनी थी। इन 7 के साथ में जो है, ये 7 हैं जो, उसमें ओल्डेस्ट असम राइफल्स है और इंडो म्यांमार के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। बीएसएफ आपने सुना होगा, फिल्मों में भी देखा होगा बीएसएफ, ये इंडो पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर करती है, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को सिक्योर करती है। इसका मोटो क्या है, ड्यूटी अनटू डेथ, जब तक आपकी मैं ड्यूटी करूंगा तब तक, मेरी आखिरी सांस तक अपनी ड्यूटी करूंगा, इसका मतलब ये है ड्यूटी अनटू डेथ। कब बनाई गई थी, 1965, आपको याद होगा, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, उसके बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया था बीएसएफ। तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को ये प्रोटेक्ट करती है। तो बीएसएफ के बारे में सिर्फ आपको इतना जानना है। सशस्त्र सीमा बल, ये भी सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। ये इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है, सीमा सशस्त्र बल। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आएगी, बिल्कुल आएगी सर। कई बार क्या करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दे देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑप्शन में, और इंसान का दिमाग बदल हो जाता है कि यार बीएसएफ, हाँ ये तो आर्मी जैसी है, तो ये डिफेंस में होगी। तो तुरंत ऐसे क्वेश्चन सिली मिस्टेक होती हैं, तो आप बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये कब एस्टेब्लिश की गई थी, 1963 में एस्टेब्लिश की गई थी, क्योंकि 1962 में इंडिया चाइना का वार हुआ था, तो उसके बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ओके सर। थोड़ा मैप में बताइए सर, थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर होगी तभी बात बनेगी। ये है भाई, देखो ये हो गया पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर इधर, तो बीएसएफ यहाँ खड़ी है, अपने जवान यहाँ खड़े हैं। ये है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, तो बीएसएफ यहाँ है। और इस बांग्लादेश को पहले पाकिस्तान ही था, ठीक है, ये वेस्ट पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान था, तो ये उधर से याद रख लो कि बीएसएफ के जवान यहाँ खड़े हैं हमारे, ठीक है ना। तो दिमाग में पिक्चर बन जाती है, तो ऐसे याद करो।
नेपाल और भूटान पे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, ठीक है। और ये क्या है, इंडो म्यांमार बॉर्डर, ये म्यांमार दोस्त देश है जिसको हम बर्मा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन खड़े हैं, असम राइफल्स। यहाँ पे कौन खड़ा है, सीमा सशस्त्र बल। और यहाँ पे बीएसएफ वाले लोग, ठीक है सर। तिब्बत देखिए, तिब्बत का रीजन देखिए सबसे पहले कहाँ पे है, तिब्बत यहाँ पे सर, ये इधर, ये चाइना आ गया, ठीक है ना, ये इंडिया है। तो आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये कहाँ पे खड़ी रहती है, ये यहाँ पे खड़ी रहती है सर, यहाँ से, अब देखिए ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश के यहाँ तक। तो आईटीबीपी यहाँ पे खड़ी होती है क्योंकि तिब्बत यहाँ पे, आप नाम से ही पहचान सकते हैं। असम राइफल्स, एसएसबी, ठीक है ना, बीएसएफ के लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो मेन है कौन से बॉर्डर को कौन सी वो सीएपीएफ प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। आपको मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा, आज पहली बार क्लियर हुआ होगा, मेरे को ऐसा लगता है बहुत बच्चों को पता नहीं होगा इस बारे में। ठीक है सर, ये तो आ गया मेरे को जो बॉर्डर की सिक्योरिटी करते हैं। आप एक कुछ और भी बता रहे थे, एनएसजी के बारे में पढ़िए थोड़ा सा। एनएसजी के बारे में क्या जानते हैं आप, इनको ब्लैक कैट्स भी बोला जाता है एनएसजी को, ठीक है बिल्कुल। इसका ऑपरेशनल हेडक्वार्टर मानेसर में है, गुड़गांव अपने हरियाणा में, एनएसजी का, ठीक है ओके। एक आपने पढ़ा था सीआईएसएफ, आई का मतलब है इंडस्ट्रियल। तो ये कहाँ पे खड़े मिलते हैं अपने जवान सीआईएसएफ वाले, तो आप एग्जाम भी देते हो ना एसएससी का, तो सब इंस्पेक्टर लगते हैं उसमें, उसमें भी सीआईएसएफ में लगते हैं। मेट्रो स्टेशन पे आप दिल्ली में जब भी जाओगे तो आपको सीआईएसएफ वाले मिलेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पे जाओगे जब आपको सीआईएसएफ वाले मिलेंगे। अब आपका ध्यान जाएगा, पहले आपका ध्यान नहीं जाता था इतना, आप क्लासिफाई नहीं कर पाते थे कि अलग अलग, कि भाई सीआईएसएफ वाले हैं, बीएसएफ वाले हैं, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ मेट्रो एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। सीआरपीएफ वाले कहाँ हैं सर, आपने ना बहुत बार देखा होगा कि नक्सल वाले एरिया में ना, छत्तीसगढ़ साइड, तो वहां पर सीआरपीएफ वालों को इतने लोगों की डेथ हो गई क्योंकि वो बम लगा देते थे नक्सल वाले, तो उस एरिया में सीआरपीएफ वाले बहुत मिलते हैं। तो एंटी नक्सल ऑपरेशंस में सीआरपीएफ वाले मिलेंगे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आर्मी मतलब रिजर्व, तो ये कब फॉर्म्ड हुई थी, ये 1949 में, आजादी के तुरंत बाद इसको, इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये लार्जेस्ट है सर, लार्जेस्ट सीएपीएफ है ये, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस। लार्जेस्ट मतलब नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स इसमें बहुत ज्यादा है, 3-4 3.5 लाख के आसपास इसमें हमारे जवान हैं, ये सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है, असम राइफल्स, अभी हमने पढ़ा 1835 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सबसे लार्जेस्ट सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो दोस्तों मैंने इसको होलिस्टिक तरीके से बिल्कुल कवर, आपको समझ पाए, आप मैप के से देखिएगा कि आप समझ पाओगे कि कहां से कैसे कौन कहां है। आईटीबीपी वाले, एसएसबी वाले, बीएसएफ वाले जवान हमारे कौन से बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये एग्जाम में काफी बार आता है, और खास करिए फिल इन द ब्लैंक्स या मैथ्स करते हैं ना, जैसे वहां पे आती हैं चीजें। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है स्वामित्व स्कीम। सबसे पहले स्वामित्व स्कीम की फुल फॉर्म देख लीजिए, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरियाज। मतलब गांव से संबंधित है स्वामित्व स्कीम, सीधी सी बात ये है। तो गांव में क्या करेंगे, गांव के लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का ओनरशिप देना। आपको भी पता होगा गांव में ना अभी भी वो नहीं है, रजिस्ट्री नहीं होती थी पहले, जो पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन अभी भी रह रहे हैं, लेकिन उनके घर, उनकी गांव में जो जमीन है उनके नाम नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, इसलिए बैंक से उनको लोन नहीं मिलता है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा। तो उनका सर्वे करेगी सरकार, और सर्वे करके उनको ओनरशिप राइट्स दे देगी जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पे रह रहे हैं। इस स्कीम, ये इसके बारे में, गांव के लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का ओनरशिप देना। तो ये कब हुई थी, 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुई थी। 24 अप्रैल को ही क्यों हुई सर, उस दिन नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। जैसे हम याद करें ना दिसंबर के, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे था, 2-3 दिसंबर की रात, 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है, इसी करके 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। उसी दिन ये स्कीम लॉन्च हुई थी, आप ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल काफी बार पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है टर्नर प्राइज। ये किसको मिला है, ननैना कालू को मिला है। और ये एक आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट लोगों को ही दिया जाता है, मतलब पेंटिंग वेंटिंग बनाई होगी इन्होंने, ठीक है। आप ये देखिए, ये मैंने क्या लिख रखा है, ओनली ब्रिटिश आर्टिस्ट, केवल ब्रिटिशर्स को मिलेगा। ब्रिटिशर्स कौन, ब्रिटेन के निवासियों को ब्रिटिश बोला जाता है। ब्रिटेन मतलब सर यूनाइटेड किंगडम, यूके। मैंने बताया भी था आपको, यूके में 4 देश हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। तो देखिए नैना कालू कहां से बिलोंग करती हैं, स्कॉटलैंड से करते हैं। तो सर
मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या ये याद करना है? मेरे को लगता है कि आपको ये याद करना चाहिए। मैंने लिखा इसलिए है कि आपको कितने सारे प्राइज मिलते हैं। बी सिर्फ ब्रिटिश आर्टिस्ट को मिलता है। जो टर्नर प्राइज है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्या इस किसी इंडियन को मिला होता तब हमें समझ आता। कोई भी इंटरनेशनल प्राइज है, किसी इंडियन को मिलता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना सर, ऐसा नहीं है कि मैं आपको डेली के 20 करंट अफेयर दे दूं। 30 दिन के हिसाब से तो 600 हो गई ये, और 1 साल के हम करेंगे तो फिर आप हिसाब लगा लो, 12 से 72। आप समझिए, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमें फिल्टर करना पड़ता है, और एक टीचर का काम फिल्टर करके परोसना होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वो है। तो आपकी इनपुट आउटपुट रेशो, आप तैयारी करते हुए इनपुट आउटपुट रेशो ध्यान रखिए। आप कितनी इनपुट डाल रहे हो और उसका आउटपुट कितना है। अगर मैंने 10,000 एमसीक्यू कर लिए और मेरे को वहां पर 4 क्वेश्चन मिल गए, और मैंने 500 किए और सिर्फ मेरे को वहां पर 2 मिले, तो आप बताइए 10,000 में 4 क्वेश्चन मिले और 500 में आपको 2 मिल गए, तो इनपुट आउटपुट रेशो कहां बेहतर है? यहां पर बेहतर है। और टीचर का काम यही होता है कि क्या छोड़ना है। आने को मान लो कल आ जाए टर्नर प्राइज, कल आ भी गया, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है सर, बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ ब्रिटिश आर्टिस्ट को दिया जाता है, कोई इंडियन को नहीं मिला है। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ोगे तो आपको ये बताया जाएगा कि क्या नहीं पढ़ना है। मैं सारा न्यूज़पेपर नहीं दे सकता आपको ला कि हाँ भाई प्रोस दिया सब कुछ और पढ़ते रहो, और फिर सिलेक्शन नहीं होता, यार तुम्हारी के अंदर कमी है, ऐसा बोल दिया जाता है। तो टर्नर प्राइज बिल्कुल भी आप छोड़ सकते हो, और मैंने ये इसीलिए लिखा था कि आपको छोड़ना है क्या, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। ये एक कानून लेके आया गया है अभी, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 लाया गया है। उसमें ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश किया गया है। हमारे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम समझ लो, पानी के जहाज जहाज पे जाते हैं वहां पर उसको स्ट्रेंथन देना, उसको थोड़ा बल देना। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई है कि जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को स्ट्रेंथन करेगी। ये बिल थोड़ा सा याद रखना, ताजा ताजा आया है और ये नई चीज एस्टेब्लिश की गई है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सिर्फ यही याद रखना, 2025 में मर्चेंट शिपिंग एक्ट आया है, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी एस्टेब्लिश किया गया, बस यही याद रखना है। अगला क्या है, डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ का साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली में खोला गया दोस्तों। डायरेक्ट आ जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल ऑफिस डब्ल्यूएचओ को कहाँ खोला गया है? न्यू दिल्ली में। ये हमारी कोई भी इंटरनेशनल चीज हमारी इंडिया में हो रही है, जिसका भी हेडक्वार्टर इंडिया में है ना, तो जैसे आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पे है? इंटरनेशनल वर्ड क्या है, देखो आप, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा अगर आपको पता है, वरना मैं कल की वीडियो में जरूर बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए रीजनल ऑफिस है डब्ल्यूएचओ का, लेकिन पूरे साउथ ईस्ट एशिया का रीजन, साउथ एशिया भी है, साउथ ईस्ट एशिया भी है, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके सर। एक नया आर्टिकल है भारत टैक्सी, भारत टैक्सी करके है। तो इस आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है, आपने ओला ओला और उबर यूज भी किए होंगे, सुने भी होंगे। क्या है कि ड्राइवर है और एक पैसेंजर है, बीच में ओला और उबर कंपनीज क्या है कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं कि ड्राइवर और पैसेंजर को कनेक्ट कर सके, क्योंकि दोनों की मोबाइल में एप्लीकेशन है। ठीक है, तो क्या होता है कि 100 रुपए अगर डाले ना, तो ड्राइवर को मिले 20, सिर्फ 20, बाकी ले गया ओला उबर 80 रुपए, अगर पैसेंजर ने 100 रुपए दिए तो ये बीच में ना मिडल मैन की तरह बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते थे। प्राइस सर्ज, मतलब दिवाली का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, तो एकदम प्राइस बढ़ा देते थे, 200-400, अपनी मनमानी बहुत करते थे। तो सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भारत टैक्सी करके एक प्लेटफॉर्म बनाया है। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बेस्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म। आपको ये कीवर्ड्स हैं, ये आपको यही मिलेंगे आपको एग्जाम में, कोऑपरेटिव बेस्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म। तो मतलब ये जो प्लेटफॉर्म ओला उबर वो करते थे ना, अब ये सरकार देगी। और ये मान लो 100 रुपये दिए, तो 100 में से समझ लो 80 अब ड्राइवर के पास जाएंगे, और ये 100 भी नहीं जाएंगे, अब ये हो जाएंगे 50, पैसेंजर को कम देना पड़ेगा। और यहाँ पर 50 में से 40 मिल जाएंगे ड्राइवर को, तो ड्राइवर का ही फायदा, पैसेंजर का फायदा। और 10 रुपए जो मेंटेनेंस के प्लेटफॉर्म के लगेंगे, वो सरकार थोड़ी वो कर लेगी। तो इसमें पैसेंजर को भी फायदा है, ड्राइवर को फायदा है। भारत टैक्सी करके ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, इस पर जाके बहुत सारे ड्राइवर्स ने रजिस्ट्रेशन कर दिया ऑलरेडी। तो आपसे पूछेंगे भारत टैक्सी क्या है, तो ये है कोऑपरेटिव बेस्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है ये। होप सो आपको मैं समझा पाया हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल, सीएसआर।
ये बहुत थोड़ा टेक्निकल सा है, आपको 4 मिनट लगेंगे समझाने के लिए, लेकिन एक बार समझ गए तो आप लाइफ के लिए सेट हो जाएगा। और ये मैंने क्यों बताया, लास्ट को मैं बताऊंगा कि ये आर्टिकल मैंने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन क्यों किया है, क्योंकि HSSC ने ना पिछली बार सीईटी मेंस हुआ था जो, उसमें क्वेश्चन आया था, सीईटी मेंस जो कैंसिल हो गया था, दोबारा फिर सीईटी मेंस हुआ था, 2 बार हुआ था सीईटी मेंस, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था, आपको बताऊंगा मैं, पहले CSR समझ लीजिए। CSR की फुल फॉर्म कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, क्या है सर इसका मतलब, पढ़िएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज टू कंट्रीब्यूट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज लगती हैं, जियो है जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति भी और एनवायरमेंट के प्रति भी, ऐसा कानून बोलता है। सर कौन सा कानून बोलता है, सर कंपनीज एक्ट 2013, ये याद रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2013 का एक्ट है जो, तो ये बोलती है कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एनवायरमेंट के प्रति, सोसाइटी के प्रति। सर क्यों है, क्योंकि सर ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है, मान लो बहुत प्रोडक्शन करती है, प्रॉफिट भी कमाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हुई, थर्मल पावर प्लांट से हुई। हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट भी पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले, बहुत डिटेल में आपने करंट अफेयर अगर आप कवर करते हो तो। इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो थर्मल पावर प्लांट से की, ठीक है, कोयला जलाया, ठीक है, एनवायरमेंट गंदा हुआ कि नहीं हुआ। और इलेक्ट्रिसिटी ये थोड़ी यूज नहीं करती है, बहुत मात्रा में यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एनवायरनमेंट को तंदुरुस्त बनाए रखो, उसके लिए कुछ काम करो, फिर आप पैसा वो करो सोसाइटी के लिए, जो आप प्रॉफिट कमाते हो उसका कुछ हिस्सा दीजिए। सीधी सी बात यह है कि कंपनी से कुछ पैसा मांगा जाता है CSR के रूप में, CSR के रूप में कंपनी से कुछ पैसा चार्ज किया जाता है। और वो कहाँ लिखा है, वो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है, ठीक है। फिर कौन सी कंपनी, मैं कल कंपनी खोल दूं, क्या मेरे को भी CSR देना पड़ेगा सर? सर आप रुकिए, थोड़ा सा सुनिए। तो क्या क्राइटेरिया है, अगर किसी की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो, अगर किसी का टर्नओवर 1000 करोड़ से हो या 1000 करोड़ से ज्यादा हो, या आपका प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो। अगर मैंने कंपनी खोल ली और उसका प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, तो मेरे को ये देना आ जाएगा, मैं उसमें आ जाऊंगा, उस स्लैब में आ जाऊंगा, और मेरे को देना पड़ेगा फिर पैसा। सर कितना पैसा देना पड़ेगा? एट लीस्ट 2%, 2% देना होगा ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years। सर अंग्रेजी में लिख रखा, समझ नहीं आया, सीधी सीधी बात बताओ मेरे को। लास्ट के 3 साल लेंगे, मेरी कंपनी का 2020 का प्रॉफिट निकाला 10 करोड़, 2023 का प्रॉफिट निकाला 15 करोड़, 2024 का 5 करोड़। इनका एवरेज निकालना, एवरेज तो आप निकालना आता हुआ, 10 + 15 + 5 30 आ गया, 30 3 है हमारे वो, तो डिवाइड कर देंगे, 10 आ गया, 10 करोड़ मेरा एवरेज आ गया पिछले 3 साल का। तो इसका 2% करेंगे, 2% ऑफ 10, 10 क्या है, एवरेज है, एवरेज है 3 साल का, पिछले 3 साल का आपने कितना प्रॉफिट लिया उसका एवरेज लेंगे, तो 2% निकालेंगे, तो ये कितना आ गया, 50 लाख आ गया। तो ये 50 लाख रुपए मेरे को CSR के रूप में देने पड़ेंगे। सीधी सी बात क्या याद रखनी है, अगर मेरी कंपनी पिछले 3 साल में प्रॉफिट कमा रही है 5 करोड़ से ज्यादा, तो 5 करोड़ कमा लिया, कभी 7 कमा लिया, कभी 10 कमा लिया, पिछले 3 साल लेंगे बस, जो 3 साल होंगे उनका 2% देना है। तो आपको क्या याद रखना, 2% पिछले 3 साल का जो एवरेज निकाल के आएगा वो देने हैं हमको CSR के रूप में। तो याद क्या रखना, कंपनी, ये कहां बात लिख रखी, कंपनी एक्ट 2013, ये बात याद रखनी है आपको। और ये क्राइटेरिया याद रखना है, 5 करोड़ वाला, 1000 करोड़ वाला, 500 करोड़ वाला। ये तो क्या है कि पिछले सीईटी मेंस में तो HSC ने पूछा था, जो ये कंपनीज होती है ना, मीडियम वाली, माइक्रो MSME बोलते हैं जिनको, MSMEs, तो उनका क्राइटेरिया पूछ लिया था। तो कभी CSR का भी क्राइटेरिया पूछ लेंगे, वो HSSC वाले ही हो या SSC वाले हो, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। MSME के कौन सी माइक्रो लेवल के, कौन सी मीडियम लेवल के, कौन सी स्मॉल उसमें आएगी, कौन से क्राइटेरिया में आएगी, ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए मैंने ये डाला है। ये न्यूज तो कुछ और थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ना CSR के लिए थोड़ा सा बोला है कि आप इस चीज को फॉलो कीजिए, न्यूज ये थी। लेकिन हमारे लिए वो न्यूज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, हमारे लिए न्यूज ये है कि CSR है क्या, इसकी क्या, कौन से एक्ट में ये चीज दी गई है, और इसका क्राइटेरिया क्या है कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए। सर आज की न्यूज में इतना ही था, आज के न्यूज़पेपर में आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट इतना ही था, मैं ये बोलूंगा। तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए प्रदीप की पाठशाला में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप पिछली वीडियो जाके देखिए, धीरे 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 थोड़ा सा जो बोलने के फ्लो में, थोड़ा सा समझने में इंप्रूवमेंट होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा सर आप भी, लेकिन मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू सर।